हेलो बच्चों, आज हम 6th स्टैंडर्ड ईवीएस के लेसन से नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड पढ़ने वाले हैं। तो यह जो पार्ट है हमारा वो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नैसर्गिक संसाधन जो हवा में होते हैं, पानी में होते हैं और जमीन के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे एक चित्र दिया है स्फीयर्स ऑन अर्थ। तो क्या रहते हैं स्फीयर्स? तो ये स्फीयर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, उसका मतलब मैं समझाऊंगी आपको हिंदी में। ऑब्जर्व द पिक्चर्स अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे जो चित्र है उसको हमें परीक्षण करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स? कहाँ पे दिख रहे हैं हमें पंछी? हवा में दिख रहे हैं। वेयर इज द काउ ग्रेजिंग? कहाँ पे गाय गवत खा रही है? तो यहाँ पे दिख रहा है हमें जमीन पर। Where is the locate the trees and the roots? कहाँ पे trees and roots? ये भी हमें जमीन पे दिखाई दे रहे हैं। Where does the river come from and how does it flow? कहाँ से आ रही है नदी? जैसे ऊंचे पहाड़ों से आ रही है और वो जमीन पे ही बह रही है। Where is the aeroplane? एरोप्लेन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? वो भी हमें हवा में दिखाई दे रहा है। Where are the fish seen? वो हमें पानी में दिखाई दे रही है। ऑन वॉट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? और कहाँ पे सेल बोट दिख रही है? वो भी हमें पानी में दिख रही है। तो यह चित्र और भी कुछ 3 चीजें हमें दिखाई दे रही। एक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। और हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जलमंडल। ये जो पानी है ना पूरे पृथ्वी पे, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जो हवा रहती है हमारी पृथ्वी के आसपास, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल। और जो जमीन का जो सतह है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसको स्थलमंडल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम उसके बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस, you can see that some things in the picture are in water. हमें दिखाई देता है कि कुछ चीजें पानी में है। Some on land, कुछ चीजें जमीन पर है। And in the sky, कुछ आकाश में है। That is in the air. Thus all things on the earth are associated with the air, water and land. मतलब जमीन पर जो चीजें हैं सभी ही पानी में, एक तो हवा में या फिर जमीन के ऊपर है। Water and land are called the earth's atmosphere. Water and land are called the Earth's atmosphere. तो इसका मतलब है जो पानी है, हवा है और जमीन है, उसी को पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल कहते हैं। उसी को हम क्या नाम दिया है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। Moreover, different living things occupy these 3 spheres on the earth. सभी ही जानवर या उन्होंने इन 3 स्फीयर्स को, मतलब जो भी एनिमल्स या फिर जो भी चीजें हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है वो सभी एटमॉस्फेयर में है या फिर हाइड्रोस्फीयर में या फिर लिथोस्फीयर में है। और these living things and the parts of lithosphere, hydrosphere and atmosphere which are occupied in the together called biosphere. Biosphere का मतलब है जीवमंडल। These spheres have formed on the earth naturally. और ये सभी spheres naturally तैयार हुए नैसर्गिक पद्धति से। We have learned all this in the previous standard. हमने हमारी पिछली कक्षा में इसका अध्ययन किया है। Air, water and land are the factors important for sustaining the living world. अगर इमेजिन कीजिए कि पानी नहीं है, हवा नहीं है या फिर जमीन नहीं है, तो हम लिविंग थिंग्स मतलब जो जैविक घटक है यहाँ पे, वो जिंदा ही नहीं रह सकते इन चीजों के अलावा। और हमारी जो जरूरत है एंड फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, हमारी जो जरूरत है बेसिक, पानी हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, हवा हमारी जरूरत है या फिर जमीन हमारी जरूरत है, इन्हीं सभी चीजों को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ and for fulfilling their basic needs. They are called natural resources. These spheres have formed on the earth naturally. और ये सभी spheres मतलब atmosphere, hydrosphere and lithosphere, ये form naturally हुए हैं। We have learned all this in the previous standard. The atmosphere is the layer of air that surrounds earth.
का जो पहला आवरण होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। उसके बाद आता है द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ। मतलब जो पृथ्वी का पहला आवरण है वो हवा है, उसने सभी जगह से पृथ्वी को घेरा हुआ है। द सर्फेस ऑन द अर्थ कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड। जो पृथ्वी की सतह है, कंप्राइजेस का मतलब शामिल। तो पृथ्वी की सतह पे पानी और जमीन ये दोनों चीजें हैं। दैट इज द हाइड्रोस्फीयर, उसी को हम जलमंडल कहते हैं। एंड लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? स्थलमंडल ऑफ दीज। एंड हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज एज मच एज लार्जर पार्ट दैन द लिथोस्फीयर। मतलब जमीन अगर हम परसेंटेज में देखते हैं यहाँ पे फिगर, तो लैंड 29% है और पानी 71% है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर। वी ऑल्सो लुक अपॉन दिस नेचुरल कंपोनेंट्स इन सॉलिड। ये सभी नेचुरल कंपोनेंट मतलब घटक जो है वो हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में दिखाई देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। मतलब हमारी जरूरत की सभी चीजें हमें इन तरीके से मिलती है। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दिस 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल। अभी ये तीनों कंपोनेंट को हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो लास्ट ईयर हमने पढ़ाई की थी कि जो एटमॉस्फेयर है उसके 5 लेयर होते हैं। तो वो कौन कौन से लेयर है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर लास्ट ईयर हमने स्टडी की थी कि जो पृथ्वी की सतह पर 5 लेयर है उसका नाम है। आप बुक अपने पास रखिए, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप लिख लीजिए। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये 5 लेयर है। अभी सबसे पहले हम जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एयर, द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड ऑफ द अर्थ कंटेन, जो हमारी पृथ्वी की सतह पे है, जो हवा में क्या क्या है? द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। मतलब इन सभी गैसेस, उसके साथ वाटर वेपर है, और डस्ट पार्टिकल्स, धूल के जो कण होते हैं उसे डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, और पानी के भाप, और ये सभी गैसेस हवा में है। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80%। यहाँ पे हमें फिगर दिखेगी, इस फिगर को ध्यान से देखिए, पढ़िए। पोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर। तो हमें ऐसे दिखा देता है कि द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% of the total mass of gases in the air, right? While the proportion of 19% in the stratosphere, further the mesosphere and the ionosphere, the proportion of the mass of gases goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें से दिखाई देता है कि जो ट्रोपोस्फियर है, मतलब पृथ्वी का जो आवरण है, वहां पे सबसे नजदीक का, उसमें हमें 80% गैसेस दिखाई देते हैं। और उसके बाद द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द, कैसे रहते हैं वो? हवा, एयर। एंड द प्रोपोर्शन इज अबाउट 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। और पृथ्वी का जो दूसरा आवरण है स्ट्रेटोस्फियर, उसमें सिर्फ हमें 19% दिखाई देता है। मीसोस्फियर जो तीसरा आवरण है, और एंड आइनोस्फीयर चौथा आवरण, उसमें तो हमें बहुत ही कम तरीके से हमें गैसेस दिखाई देते हैं। तो हम अगर देखते हैं तो पृथ्वी की सतह से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसी तरीके से हमें गैसेस की जो मात्रा है वो कम कम दिखाई देती है। यू कैन सी दैट द एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हमें जो हवा महसूस होती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम बोलते हैं कि हवा बह रही है, तो वो सभी हवा जो है वो गैसेस के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम देखते हैं कि इज द चीफ कॉन्स्टेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारे जो एटमॉस्फेयर में सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है हवा। बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, और गैसेस के साथ हमें वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, मतलब धूल के कण और पानी की भाप,
वो भी रहती है। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेस एज वी हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस। मतलब पृथ्वी के स्तर से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे हमें गैसेस की मात्रा कम दिखाई देती है। दैट इज एयर बिकम्स रेयर इन हायर एल्टीट्यूड। इसका मतलब अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं, मतलब अगर कोई इंसान हिमालय पर्वत चढ़ रहा है तो जैसे वो जमीन से ऊपर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हवा की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, गैसेस की मात्रा कम होती जाती है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। अगर हम यहाँ पे फिगर देखते हैं तो हमें से दिखाई देता है प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर। तो यह फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि हवा में 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो 20% है। एरागॉन 0.9% है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर 0.007% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। अभी यहाँ पे हमें सम यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर, हमें गैसेस के यूज के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन, व्हाट इज यूज ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। मतलब लिविंग थिंग्स जो जैव घटक है उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही उपयोगी है। टू बिल्ड नेसेसरी प्रोटीन्स एंड इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन ऑलराइट एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ द फूड स्टफ। मतलब जो फूड स्टफ हम एयरटाइट पैकेट्स घर पर लेके आते हैं उनमें अमोनिया होता है, क्योंकि एयरटाइट पैकेजिंग के लिए अमोनिया की जरूरत होती है टिकने के लिए पदार्थ। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंब्यूशन। मतलब अगर हम किसी भी चीज को जलाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो जल नहीं सकती, इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और दूसरी बात कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज इट फॉर प्रोडक्शन देयर फूड। मतलब प्लांट के लिए अगर फूड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। यूजेस इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब अगर किसी जगह पे आग होती है, जलते घर जलते या फिर चीज को जलाया जाता है, तब जब उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो जो इसके लिए उसका बहुत ही उपयोग है। एरागॉन हमने देखा कि 0.9% है, लेकिन उसका यूज है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। हेलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। मतलब जो हवा के गुब्बारे रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, उनको उड़ाने के लिए हेलियम का बहुत ही जरूरी उपयोग है और उसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। नियॉन मतलब नियॉन जो गैस है उसका उपयोग यूजेस इन डेकोरेटिव लाइट्स, जो हम डेकोरेटिव लाइट्स देते हैं उसमें है, एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग में है। क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, मतलब जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स रहते हैं उसमें उसका उपयोग है। एंड जेनॉन मतलब यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, जो फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं उसमें उसका उपयोग है। अभी हमें क्या याद रखना है? ऑलवेज रिमेंबर द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन्ड ड्यू टू बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। मतलब हवा में जो घटक है वो गैसेस से उनका सही तालमेल है, उनका बैलेंस है अच्छे से। द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है मतलब वायुमंडल है वो बहुत ही बढ़िया फिल्टर है। इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच अर्थ। एटमॉस्फेयर अलाउ करता है सूरज को कि वो जमीन की सतह तक आए, विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ। और इसी वजह से पृथ्वी पे लाइफ है, जीवन है। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। वो सूरज की रोशनी को आने देता है एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, लेकिन हार्मफुल एलिमेंट जो रहते हैं उसे रोक के रखता है। इट इज इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड्स, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। और एटमॉस्फेयर में ही हमें फॉग, क्लाउड्स और स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। ऑब्जर्व करना है 3 पिक्चर्स है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज 3 पिक्चर्स बिलो? ये 3 पिक्चर्स में हमें क्या सिमिलैरिटी दिखाई देती है? एयर पोल्यूशन, ये तीनों चीजों में हमें एयर पोल्यूशन दिखता है। ये कंपनियों का धुआं, ये यहाँ पे कुछ गाड़ियों का धुआं है और यहाँ पे जल रहा है, मतलब जंगल जल रहे हैं। तो ऑल द अबव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल ऑफ एमिशन स्मोक थ्रू द डिफरेंट एजेंसीज। मतलब इन तीनों कंपनीज, गाड़ियों
और जलने की वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा पे धुआं निकलता है। दिस स्मोक्स डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में मिक्स होता है, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। जिसे हमने पहले देखा था कि हवा में बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस होता है सभी गैसेस का, लेकिन कंपनी की वजह से, गाड़ी की वजह से और जलने की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कम्बशन ऑफ द फ्यूल्स इन व्हीकल्स। मतलब गाड़ी जो ज्वलनशील घटक है उससे फ्यूल से, मतलब जो फ्यूल जल जाता है उसकी वजह से धुआं निकलता है। एंड बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो थ्रू द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। मतलब कोयला और लकड़ी जलाना गाड़ी की वजह से और बड़ी बड़ी कंपनी की वजह से धुआं निकलता है। एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और हम देखते हैं कि दिन ब दिन ये बढ़ता ही जाता है। हार्मफुल substances released in air through combustion of fuels। मतलब ये सिर्फ धुआं नहीं निकलता है, इसकी वजह से बहुत ही हार्मफुल घटक हमारे हवा में मिक्स होते हैं। वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट। ये सभी चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जानलेवा है। ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। प्रोटेक्टिव मतलब किसी चीज का संरक्षण करना। तो ये जो शेल है हमारे ओजोन लेयर का, देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन, उसको O3 भी बोलते हैं। द लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। इसका मतलब है जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसका जो लोअर पार्ट है उसमें ओजोन लेयर है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब जो जैव घटक है वो उन्हीं के लिए डायरेक्टली यूज नहीं है किसी भी चीज से ओजोन लेयर का। Yet it is very important for living things, but वो बहुत ही उपयोगी है to have this layer of ozone at a high altitude around the sun। बहुत ही ऊंचाई पे ये ओजोन लेयर है पृथ्वी के। The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things। मतलब जो जीव घटक है उनके लिए जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सूरज से, वो अगर हम पृथ्वी की सतह पर डायरेक्टली पड़ेंगे तो इसके वजह से बहुत ही हार्मफुल थिंग्स हो सकती है। द ओजोन गैस एब्सॉर्ब दीज रेज। लेकिन जो ओजोन गैस है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन गैस है वो सभी रेज को एब्सॉर्ब करता है। एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड। और हमारी जो जैव सृष्टि है उससे वो संरक्षित रहती है। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेस लाइक। लेकिन ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है किस चीजों से? केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर मिक्स विद द एयर। हमें सभी को रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर घर में चाहिए होते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों से हमारे ओजोन लेयर को बहुत ही हानि पहुंचती है। द 16th September इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्टेड डे। याद रखिए बच्चों कि 16 सितंबर ये ओजोन प्रोटेक्शन डे है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द ओजोन। हमें ओजोन के बारे में जानकारी हो, उसके महत्व समझ में आए, इसलिए वो दिन मनाया जाता है। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत से लोग अगर एयर कंडीशन खराब हो जाता है या फिर फ्रिज खराब हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं और उसके अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हवा में मिक्स हो जाता है और वो डायरेक्टली जमीन की सतह पे नहीं रहता, वो हवा से ऊपर ऊपर चला जाता है। वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ओजोन लेयर को। अगर ओजोन लेयर अफेक्ट हो गया तो हमारा प्रोटेक्टिव शेल अफेक्ट होगा, इसलिए हमें उसे बचाना है और उसके बारे में समझना है। डू यू नो इन मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर, तो जो महानगर है बड़े बड़े लाइक मुंबई, हमारे महाराष्ट्र में मुंबई है, नागपुर है, तो बोर्ड्स आर डिस्प्लेड एट प्लेसेस हेवी ट्रैफिक टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप किसी भी महानगर के चौक में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने प्रोपोर्शन में क्या क्या गैसियस, क्या क्या घटक हवा में है। ड्यू टू दीज बोर्ड्स वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर।
अभी यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं है कि क्या है वो बोर्ड्स। ट्राई दिस, ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज एंड फॉर व्हाट पर्पस। अभी आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप कितनी मात्रा में पानी यूज करते हैं। For a day, record in the chart like this, the one show here. Discuss the data in the class. Divide the total amount of water used in your house by number of person to find out how much water each person needs. आपको देखना है कि कितनी मात्रा में पानी का यूज होता है। यहाँ पे चार्ट है। पर्पस फॉर विच वाटर इज, आपको क्या कारण है यूज करने के बाद। ब्रशिंग टीथ, बात मतलब नहाना है, ब्रशिंग टीथ ब्रश करना है। वॉशिंग क्लोथ्स मतलब कपड़े धोना। एंड यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। मॉपिंग द फ्लोर मतलब फर्श पोंछना। एंड ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना। और कुकिंग मतलब खाना बनाना। तो आपको लीटर के हिसाब से वहां पे चार्ट भरना है। श्योर भरिए, डिस्कस कीजिए कि आपको कितनी मात्रा में हर एक पर्सन को पानी चाहिए और यूज करना है, दोनों में फर्क है। आप कितनी मात्रा में पानी चाहिए वो अलग है और आप कितना यूज करते हो यहाँ पे लिखना है। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. हम सभी को पानी के सिवा जीना इतना असंभव है। We need to drink 3 to 4 liters water every day. मतलब every day हमको 3 to 4 लीटर पानी की जरूरत है। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. पानी के सिवा हमारा एक भी दिन जा नहीं सकता। We need to drink 3 to 4 liters of every day so that all bodily functions are smoothly. हमारे सभी शरीर की जो क्रियाएं हैं उसके लिए हमें पानी की बहुत ही जरूरत है। Other living things also require water, although the amount of water they need may vary according to size or their body. मतलब उनके शरीर के हिसाब से आदि जीवों को भी पानी की जरूरत है। Thus we see that water is very important. और हमें पता है कि पानी बहुत ही जरूरी है। In nature, water occurs in 3 states. पानी हमारे जो पृथ्वी पे है 3 स्टेट्स में है। कौन कौन? Water does not have a color, taste or odor. मतलब पानी को सुगंध नहीं है या पानी को टेस्ट नहीं है। Many substances readily dissolve in water. और सभी substances पानी में dissolve होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। Therefore, water is a universal solvent. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई भी चीज पानी के अंदर घुल जाती है। The blood of animal and the sap in plants contain a very high proportion of water. अगर हम देखते हैं किसी भी प्राणी या जीव के खून में और या फिर प्लांट में तो बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें पानी दिखाई देगा। No living things can survive without water, therefore it is said that water is life. कोई भी जो जैव घटक है पानी के सिवा जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए हमें पानी को वाटर इज लाइफ के हमारे लिए वो पर्याप्त मात्रा में पानी है। फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज, किस कारणवश हमें पानी की जरूरत है। डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक डू वी डू, क्या अदर जो जानवर है या फिर प्लांट्स हैं उन्हीं को भी हमारी तरह ही पानी की जरूरत है। वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज, हम पानी का इस्तेमाल बहुत ही बड़ी मात्रा में करते हैं। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल, हमने पढ़ा है कि जो वाटर है वो रेगुलेट होता है वाटर साइकिल के हिसाब से। इस वाटर साइकिल कैसे होती है? तो वाटर वेपर वाटर वेपर तैयार होती है और ओशन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल, और वेपर इन लार्ज क्वांटिटी अमाउंट में ओशन से तैयार होती है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर एंड सोर्सेस ऑन अर्थ, और जो रेन मतलब पानी का निर्माण होता है, जो बारिश आती है उसका मेन सोर्स है सी, समुद्र। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में यूजेस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, पानी का जमीन की सतह पे पृथ्वी पे कैसे यूज करते हैं। देखो कंपनी में बहुत बड़ी मात्रा में पानी लगता है, लोगों ने यहाँ पे डैम बिठाए हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी मात्रा में मनुष्य इसका इस्तेमाल करता है। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, अभी किन चीजों से हमें पानी की उपलब्धि होती है? स्ट्रीम्स धाराओं से, रिवर्स नदियां, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स मतलब झरने, एंड लेक्स
मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स एंड बोरवेल्स, मतलब कूप नलिका जो रहती है वो भी हम करते हैं, खड्डे खोदते हैं जो ग्राउंड वाटर है उनको निकालने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैन हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बर्न्स एंड डैम्स ऑन वेरियस सी साइजेस ऑन रिवर्स। हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो फिगर है कि इस तरीके से हमने बहुत ही बड़ी मात्रा में जो डैम से वो बिठाए हैं नदी के ऊपर। तो ये भी एक बड़ा सोर्स रहता है ह्यूमन के लिए पानी इकट्ठा करने का। ड्यू टू द अनकंट्रोलेबल यूज ऑफ वाटर, अनकंट्रोल्ड मतलब किसी का नियंत्रण न होना किसी चीज के उपलब्धि पर या फिर इस्तेमाल पर। वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड फार्मिंग, मतलब किस चीज के लिए चाहिए उनको, पॉपुलेशन मतलब बहुत बड़ी लोक संख्या हो रही है, जनसंख्या, इंडस्ट्री मतलब कंपनी, एंड फार्मिंग मतलब फार्म्स के लिए। इट इज नाउ इन शॉर्ट सप्लाई, वाटर स्कैरसिटी, इन सभी चीजों की स्कैरसिटी मतलब उसकी उपलब्धता में कमी आना, हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना है, यूज वाटर स्पैरिंगली मतलब बहुत ही किफायत से हमें पानी का इस्तेमाल करना है। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकुलेट, ब्लॉक वाटर मतलब हमें पानी को रोकना है परकुलेशन के लिए, इसका मतलब है उससे पानी को जमीन के अंदर जाने के लिए हमें प्रयास करने हैं। स्टोर वाटर वेर एवर पॉसिबल, और हमें पानी को स्टोर करना है, जतन करना है। रीयूज वाटर वेर एवर पॉसिबल मतलब पानी का हमें रीयूज करना है। रिमेंबर स्टोर वाटर डज नॉट बिकम अ स्टेल एट वंस, और हम जो पानी को रखते हैं वो स्टेल मतलब बासा नहीं होता। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पानी भरा है तो दूसरे दिन वो बासा हो जाता है। बहुत से लोग पीने का पानी फेंक देते हैं और जो नल का पानी आता है उसे रोज नए तरीके से भरते हैं। उनको लगता है कि हमारे जो बर्तन में पानी और बासा हो गया उसको फेंक देना है, लेकिन हमें अपने घर पे जाके बताना है कि पानी कभी भी बासा नहीं होता, इसलिए हमें पानी का जतन करना है। अभी आपको कुछ सवालों के आंसर देने हैं। व्हाट इज लैंड मेड ऑफ, जमीन किस चीज से बनती है। व्हाट डू यू सी इन लैंड, आप जमीन पे क्या देखते हैं। व्हाट हैज मैन क्रिएटेड ऑन लैंड, इंसान ने जमीन के ऊपर क्या बनाया है। इफ अ डीप पिट इज डग इन द ग्राउंड, अगर आप बहुत ही डीप डग मतलब खड्डा खोदते हो, व्हाट डू यू फाइंड देयर, आपको क्या दिखाई देगा। इज लैंड फ्लैट एवरीवेयर, क्या जमीन हर जगह पे एक जैसी है, फ्लैट है। डज मैन प्रोड्यूस सॉइल एंड लैंड, क्या इंसान जमीन को तैयार कर सकता है। लैंड, तो अभी हम लैंड के बारे में समझ लेंगे। लैंड मतलब जमीन। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, किस फॉर्म में दिखती है हमें लैंड, स्टोन्स मतलब पत्थर, सॉइल मतलब मिट्टी, बिग रॉक्स बहुत बड़े पत्थर। इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर, वो सभी जगह पे इसी फ्लैट नहीं है, सपाट नहीं है। इट इज हिली इन सम प्लेसेस, कई जगह पे हमें हिल्स दिखाई देती है, फ्लैट इन अदर, कई जगह पे सपाट दिखाई देती है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो जमीन पर रहते हैं इंक्लूडिंग मैन, लिव ऑन लैंड, सभी जमीन की सतह पर रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल डिग burrows in the ground for shelter, कुछ एनिमल गड्ढे खोदते हैं। दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड, इसका मतलब वो जमीन का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, हम भी जमीन के ऊपर अपने घर बांधते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, रोड्स बांधते हैं। वी मेक यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड, जमीन के ऊपर बहुत से पेड़ पौधे जंगल उगाते हैं। द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, हमें जमीन से क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, क्रूड ऑयल मिलता है और नेचुरल गैसेस मिलते हैं। द अर्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और जमीन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इट मीन्स दैट लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड ऑफ। तो जमीन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसका एग्जैक्टली उपयोग क्या हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें ये लेयर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ द बॉटल देखना है। इसका पहले हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे सबसे ऊपरी सतह पे ड्राई लीव्स है मतलब सूखे पत्ते, फिर उसके बाद है सॉइल मतलब मिट्टी, उसके बाद है सैंड मतलब रेती, और इसके बाद है स्मॉल स्टोन छोटे पत्थर, और उसके बाद है बिग स्टोन। इसी तरह से अगर हम किसी भी ज़मीन का सेक्शन ले, स्लाइस ले, तो हमें इसी तरीके से हमारी ज़मीन या फिर मिट्टी या फिर लैंड दिखाई देगी। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ
यहाँ पे हम अभी देखेंगे, टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन्स एंड सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। अगर हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेते हैं और उसको सॉइल, सम स्टोन्स एंड सैंड और सम ड्राई लीव्स एंड पानी उसमें भरते हैं। कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ द बॉटल, उसका जो ऊपरी पार्ट है उसको हम कट करेंगे और पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर, उसके अंदर पानी डालेंगे। स्टीर द मिक्सचर, उसको हमें हिलाना है सभी मिक्सचर को थरली एंड पुट इट असाइड, सभी मिक्सचर को हिला के हमें साइड में रखना है। ऑब्जर्व इट एंड द नेक्स्ट डे एंड आंसर। और अगर हम दूसरे दिन देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ। आपको ये सब चीजें घर पे ट्राई करनी है। हाउ डू यू सी लेयर्स इन इट, आप उसमें किस तरीके से लेयर्स देखेंगे। वॉट इज सीन इन द डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटल, और आपको डिफरेंट लेयर कैसे दिखाई देते हैं आपको देखना है। The land on the earth also looks like this if a pipeline is being laid on the neighborhood. Observe, कई बार ऐसे दिखाई देता है कि पाइपलाइन के काम चलता है, खुदाई चलती है, तब वहां पे आप जरूर जाना, ऑब्जर्व करना कि वहां पे किस तरीके से जमीन रहती है, जमीन के अंदर कैसी सतह है। यू विल सी सम लेयर्स अंडर द लैंड सरफेस, आपको सतह पे दिखाई देगा कि लैंड सरफेस में लेयर्स है, एज शोन इन कंपाइनिंग फिगर, हमने ये फिगर में देखे है लेयर्स। इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल, अगर जमीन की सतह पे मैच्योर सॉइल मतलब पूरी तरीके से तैयार हुई मट्टी है, द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब मनुष्य के जो रिमेन्स रहते हैं, मतलब उसके अवशेष या फिर वेस्ट मटेरियल, मतलब उसके खुद के उसने क्रिएट किए हुए नहीं, और जो प्लांट्स रहते हैं मतलब उसके लीव्स रहते हैं, तो उससे फॉर्म होता है ऊपरी सतह का लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इट इज यूजुअली फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, वो हमेशा वो डेंस मतलब बहुत ही घना जंगल होता है वहां पे दिखाई देता है। The topmost layer is formed by the decomposition of the remains, plants, animals. The layer is called humus. It is usually found in dense forest. The land below it is full of sand, soil, small stones, worms. जो पूरी तरीके से जमीन होती है उसमें क्या क्या रहता है, फुल ऑफ सैंड, रेती होती है, सॉइल होता है, मिट्टी होती है, छोटे पत्थर होते हैं, वर्म्स मतलब कीड़े रहते हैं, तो सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर भी हमें दिखाई देते हैं। बिलो दिस लेयर्स लैंड, दिस सॉइल इज इमैच्योर। फर्दर बिलो दिस लेयर आर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेस। दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक्स। द मेन मिनरल इन द सॉइल आर डिवाइड from the rocks. That is why soil is different region and different. The color and texture of the soil are both determined by the bedrocks. इसका मतलब है किसी भी जगह की मिट्टी का कलर हमें अलग अलग दिखाई देगा। मतलब अगर कोकन की मिट्टी देखेंगे तो वो लाल रंग की दिखेगी, या फिर अगर हम कृष्णा कोई नई नदियों के सातारा सांगली वहाँ पे तो काली मिट्टी दिखेगी। ये मिट्टी दिखने के कारण है बेडरॉक्स, मतलब बड़े बड़े पत्थर, तो इन्हीं के वजह से मिट्टी का कलर बदलता है। वन 1.8 लेयर ऑफ लैंड्स, अगर हम इसे देखें तो सबसे ऊपर होता है ह्यूमस, जो डेड लीव्स की वजह से होता है। ये है डेड लीव्स एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इसके वजह से ह्यूमस फॉर्म होता है। उसके बाद ये सॉइल, उसके बाद इमेच्योर सॉइल, मतलब ये तैयार मिट्टी नहीं है, वो होगी तैयार। और लेयर ऑफ सॉइल, जो ये सॉइल का लेयर है, एंड स्मॉल छोटे छोटे रॉक्स दिखाई देते हैं, और उसके बाद बेड रॉक्स मतलब बड़े बड़े पत्थर। तो ये बेड रॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए। अभी हम सॉइल फॉर्मेशन देखेंगे, इसका मतलब है मिट्टी कैसे तैयार होती है। द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस, जो मिट्टी तैयार करना है वो नेचुरल प्रोसेस है। हम इंसान मिट्टी नहीं तैयार कर सकते। द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक, मतलब जो अजैविक घटक है वो मिट्टी तैयार करने के लिए बहुत ही कारगर रहते हैं। सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक, मतलब वेदरिंग मतलब कैसे कि जो बरसात है, हवा है,
सूरज की धूप है, ये सब चीजें सॉइल फॉर्मेशन के लिए कारगर रहती है। उनकी वजह से होता है सॉइल फॉर्मेशन। ड्यू टू द हीट, मतलब उष्णता रहती है, धूप रहती है, बहुत ही ठंडेपन रहता है, पानी रहता है, तो सूरज, हवा, बरसात, ये सभी चीजें उसके ऊपर बहुत ही अफेक्ट करती है बेड रॉक्स के ऊपर। तो बेड रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में। स्टोन, सैंड्स एंड सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम द पीसेस, और इसी वजह से हमें स्टोन्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे, सैंड मतलब रेती दिखाई देती है, मट्टी दिखाई देती है। तो छोटे छोटे पीसेस में वो तैयार होते हैं। माइक्रोब्स मतलब छोटे सूक्ष्म जंतु, वर्म्स मतलब कीड़े, एंड इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े, एंड फाउंड अमंग देम रोडेंट्स, रोडेंट मतलब बड़े चूहे, माइस मतलब छोटे चूहे, रैट्स आर फाउंड देयर। द रूट्स ऑफ द ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग द रॉक्स, मतलब जो पेड़ होते हैं उसके रूट्स भी ये पत्थरों पे बहुत ही बड़ी मात्रा से उनके ऊपर परिणाम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो, इतनी धीमी तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो सातत्यपूर्ण रहता है, हमेशा रहता है। इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर, सॉइल फॉर्मेशन करने के लिए 1000 ईयर चाहिए, हजारों साल तक ये प्रोसेस चलती है। तो उसके बाद कहीं जाकर 2.5 सेंटीमीटर का थिक लेयर बनता है। तो समझ लिए हमें कितनी समझदारी से लैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू, एक 2.5 सेंटीमीटर का लेयर तैयार करने के लिए 1000 ईयर्स लगते हैं, 1000 हजारों साल लगते हैं। और अगर सॉइल को खराब करना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय है। क्या क्या होता है देखो, फ्लड्स, अगर जोरदार फ्लड आते हैं तो उसके वजह से, या फिर स्टॉर्म्स आते हैं, या फिर कुछ इंसान एक्टिविटीज करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, खुदाई चलती है, उसके वजह से उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही आसान है। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोजन, इसीलिए हमें बहुत जरूरी है उसको कंजर्व करना, उसे संभालना, संरक्षण करना, प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड। जमीन का जो कटाव होता है उसको हमें रोकना बहुत ही जरूरी है। इरोजन ऑफ लैंड इज रिड्यूस इफ, कैसे हमें जमीन का कटाव रोक सकते हैं, अगर हम ग्रास मतलब ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस अगर हम ग्रो करते हैं तो जमीन का कटाव या फिर इरोजन हम रोक सकते हैं। ऑब्टेन स्पेसिमेंस ऑफ सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन योर सराउंडिंग सच एज योर ओन यार्ड, मतलब हमें कुछ नमूने जमा करने हैं, कहाँ से, अपने ओन यार्ड, अपने खुद के घर के बरामदे में से, गार्डन, हमारे गार्डन से, या फिर किसी हिल से, रिवर बैंक से, या फिर फील्ड से, एंड रॉकी ग्राउंड से। नोट द डिफरेंट इन द स्पेसिमेंस, नोट द डिफरेंसेस इन द स्पेसिमेन, हमें क्या करना है उन नमूने के साथ, ये डिफरेंट जगह के नमूने के साथ। दैट रिस्पेक्ट कलर, उसका कलर देखना है, उसका फील चेक करना है हाथ से, टेक्सचर देखना है, एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स देखने हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, ह्यूमस इज अ लेयर ऑफ फॉर्म्ड ऑन सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स, मतलब हमने तो ये पढ़ा है कि जमीन की ऊपरी सतह का लेयर जो प्लांट्स और एनिमल से बनता है, लेकिन उसके लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जंतु बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, उनकी वजह से वो बनता है। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स, और ह्यूमस क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है जमीन को। ह्यूमस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एरिएटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर इज गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट, मतलब अगर किसी भी सॉइल में 33% ह्यूमस है टू 50%, तो अगर गुड फर्टाइल सॉइल किसे बोलते हैं, जिसमें 33 to 50% ह्यूमस है। और जमीन में हवा भरने का काम भी ये ह्यूमस ही करता है। यूज योर ब्रेन पावर। What are the constituents of soil? Classify them as biotic, abiotic constituents. हमें जो घटक है उनको जैविक, अजैविक, कौन से घटक वो देखना है। Forest on the land got buried underground due to the great upheavals. मतलब जमीन में जो उथल पुथल होती है उसके वजह से बहुत सारे जंगल जमीन में गड़ जाते हैं। ऑन द अदर अर्थ में एजेस एगो,
मतलब बहुत साल पहले ऐसे बहुत सी चीजें हुई है जिसकी वजह से उथल पुथल के कारण बहुत से पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए हैं। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्स द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्लेस अंडरग्राउंड, और वो जमीन की सतह के नीचे ही रह जाते हैं। वी गेट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, और उन्हीं की वजह से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स जिससे टार और वैक्स एंड फॉसिल्स फ्यूल कॉल्ड क्रूड ऑयल भी मिलता है। लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड सो डज मैन। तो सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? जमीन, पानी और हवा का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर द पोर्शंस of these resources that are actually put to use very small as compared to the whole earth। मतलब पृथ्वी के हिसाब से हम बहुत ही कम जो लिविंग थिंग्स है वो पृथ्वी के हिसाब से बहुत ही कम मात्रा में इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे लैंड 29% इस्तेमाल करते हैं, पोर्टेबल वाटर पीने का पानी खाली 0.3% और ऑक्सीजन 21% इस्तेमाल करते हैं। Even in these small proportion, the resources shown in the above table are sufficient। अगर हमें वो प्रोपोर्शन कम दिखाई देता है पृथ्वी की तुलना में, तो भी ये हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है। Only it is very necessary to man to control his greed। हमें जो ग्रीडी नेचर है उसको कंट्रोल करना है। In other words, he must use the resources judicially। मतलब न्याय शास्त्र से ही हमें उसका इस्तेमाल करना है। इसका मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, सभी के लिए इसका इस्तेमाल करना है। विद द अवेयरनेस दैट आर मींट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉट जस्ट फॉर मैनकाइंड। ह्यूमन मतलब मनुष्य के लिए, सभी के लिए पानी, हवा और जमीन का इस्तेमाल जरूरी है। इंस्टीट्यूट एट वर्क, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब IMD was established in 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent। मतलब जो उपमहाद्वीप है उसके लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। The main function of this institute to observe, इसकी मेन कार्य प्रणाली है the weather and the make weather forecast, मतलब हवामान का विश्लेषण करना और बताना। This institute also conducts research related to changes in weather, मतलब हवामान में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताना। मेक्स फोरकास्ट अबाउट ट्रेंड्स एंड स्टडीज द डेवलपमेंट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब है कई बार क्या होता है कि हमें बोला जाता है कि अभी ये जैसे निसर्ग मतलब कुछ ना कुछ आपत्ति आने वाली है या फिर कुछ चीजें घटने वाली है, तो ये इनके बारे में हमें बताया जाता है। ये सब चीजें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में की जाती है। What we have learned, the element available in nature which fulfill the basic needs। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम देखेंगे जस्ट पॉइंट्स में। The element available in nature which fulfill the basic needs of living things are called natural resources। Air, water and land are important natural resources। मतलब नैसर्गिक संसाधन में पानी, हवा और जमीन बहुत ही जरूरी है। Soil has both biotic and abiotic constituents। जैविक अजैविक घटक सॉइल मट्टी में होते हैं। देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी द यूज केयरफुली एंड स्पेरिंगली। इस तरीके से हमारी लेसन कंप्लीट हुआ है। अभी हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने दूसरा लेक्चर तैयार किया है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो एक्सरसाइज नंबर 1 यू कैन सी इन अनदर यूट्यूब वीडियो। हेलो बच्चों, देखो हमारा अभी ये लेसन पढ़कर हो गया है। इसका जो एक्सरसाइज हो वो सभी पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करके आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमने दूसरा वीडियो तैयार किया है, तो आप जरूर वो वीडियो देखिए। इसकी लिंक मैं आपको पहले वीडियो में दे दूंगी। तो इस तरीके से आपको ये दोनों भी वीडियोस मिल जाएंगे और आप देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर करना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना और मुझे बताना। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, सो मेरे सभी वीडियोस आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे दिख जाएंगे। सो चलो, ऑल द बेस्ट एंड बाय।